दुख का अधिकार। ठीक है, हाँ, दुख का अधिकार। इस पाठ का प्रश्नोत्तर। कौन सा प्रश्नोत्तर? प्रश्न का बताइए। हाँ, कौन सा प्रश्न? प्रश्न बताइए, कौन सा प्रश्न मुझे लिखाना था? हाँ हाँ, प्रश्न 5। हाँ, इस पाठ का शीर्षक दुख का अधिकार कहाँ तक सार्थक है, यही ना? हाँ, यही पाठ ना, एक प्रश्न ना? हेलो, हाँ, चलिए लिखिए। इस पाठ का शीर्षक दुख का अधिकार कहाँ तक सार्थक है, स्पष्ट करें। इस पाठ का शीर्षक दुख का अधिकार कहाँ तक सार्थक है, स्पष्ट करें। मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी भी पाठ का शीर्षक यदि लिखने के लिए आता है तो वो कहाँ तक सार्थक है, उसकी सार्थकता पर रोशनी डालनी होती है। ठीक है, चलिए लिखिए। इस पाठ का शीर्षक दुख का अधिकार कहाँ तक सार्थक है, स्पष्ट करें। चलिए उत्तर लिखिए। लिख लिए प्रश्न? यस बोलो। हाँ बोलो। हाँ, ये तो मैंने बता ही दिया था। व्याकरण के लिए व्याकरण दर्शिका, और भी 2-3 नाम मैंने दिया था कि अगर व्याकरण दर्शिका उपलब्ध ना हो तो आप लोग और एक दूसरी 2-3 किताब का नाम मैंने सजेस्ट किया था ना। अगर दर्शिका उपलब्ध है मार्केट में तो आप लोग उसे खरीद लें, ठीक है। और नहीं यदि उपलब्ध है तो जो मैंने और 2-3 नाम भेजा था उसमें जो भी उपलब्ध हो वो ले लीजिए, ठीक है। आगे बात समझ में? हाँ, चलिए लिखिए। लेखक ने जिस प्रकार लेखक ने जिस प्रकार लेखक ने जिस प्रकार पोशाक के माध्यम से लेखक ने जिस प्रकार पोशाक के माध्यम से लेखक ने जिस प्रकार पोशाक के माध्यम से समाज में व्याप्त लेखक ने जिस प्रकार पोशाक के माध्यम से समाज में व्याप्त ऊंच नीच का वर्णन किया है। ऊंच नीच में योजक चिन्ह होगा। लेखक ने जिस प्रकार पोशाक के माध्यम से समाज में व्याप्त ऊंच नीच का वर्णन किया है, कौमा, ऊंच नीच का वर्णन किया है, कौमा। यहां तक हुआ सबका? उससे दुख, उससे कौमा के बाद लिखे उससे दुख व्यक्त करने के उससे दुख व्यक्त करने के अलग अलग उससे दुख व्यक्त करने के अलग अलग मापदंड भी उजागर हुए हैं। उससे दुख व्यक्त करने के अलग अलग मापदंड भी उजागर हुए हैं। उससे दुख व्यक्त करने के अलग अलग मापदंड भी उजागर हुए हैं। पूर्ण विराम। यहां तक हुआ सबका? पूर्ण विराम के बाद लिखिए। इस पाठ में लेखक ने बताना चाहा है कि इस पाठ में लेखक ने बताना चाहा है कि क हर्षे करके इस पाठ में लेखक ने बताना चाहा है कि दुख का अधिकार श्रेणी के अनुसार होता है। इस पाठ में लेखक ने बताना चाहा है कि क ह्रस्वीकार के। आप लोग ध्यान रखेंगे, 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए क ह्रस्वीकार का ही प्रयोग होता है, पता है ना सबको? हाँ,
क्या लिखे, चाहा है कि दुख का अधिकार श्रेणी के अनुसार होता है। लेखक ने बताना चाहा है कि दुख का अधिकार श्रेणी के अनुसार होता है, पूर्ण विराम। यहां तक हुआ। पूर्ण विराम के बाद, अमीर को दुख प्रकट करने का पूरा अधिकार है। अमीर को दुख प्रकट करने का पूरा अधिकार है, कौमा। अमीर को दुख प्रकट करने का पूरा अधिकार है, कौमा, क्योंकि समाज में उसका सम्मान है। अमीर को दुख प्रकट करने का पूरा अधिकार है, कौमा, क्योंकि समाज में उसका सम्मान है। क्योंकि समाज में उसका सम्मान है और उसके धन से कई लोग पलते हैं। क्योंकि समाज में उसका सम्मान है और उसके धन से कई लोग पलते हैं। पलते हैं यानी उनका पालन पोषण होता है, कौमा, कई लोग पलते हैं, कौमा। जबकि ज ब क ह्रस्वीकार की, जबकि निर्धन एवं, जबकि निर्धन एवं न हर्षी का नी, ध पर रेफ न, निर्धन एवं अभावग्रस्त लोगों को, निर्धन एवं अभावग्रस्त लोगों को अपनी रोजी रोटी की, अपनी रोजी रोटी, रोजी रोटी में हाइफन होगा, योजक चिन्ह जिसको कहते हैं, अपनी रोजी रोटी की इतनी चिंता एवं विवशता होती है। जबकि निर्धन एवं अभावग्रस्त लोगों को अपनी रोजी रोटी की इतनी चिंता एवं विवशता होती है, विवशता होती है कि वे अपने पुत्र वे अपने पुत्र की मृत्यु का शोक भी नहीं मना सकते। इतनी विवशता, इतनी चिंता एवं विवशता होती है कि वे अपने पुत्र की मृत्यु का शोक भी नहीं मना सकते, पूर्ण विराम, शोक भी नहीं मना सकते, पूर्ण विराम। यहां तक हुआ। समाज भी उन्हें, समाज भी उन्हें, समाज भी उन्हें हेय दृष्टि, हेय, ह एकार हेय, हेय का क्या अर्थ होता है, कोई बता सकता है? हेय शब्द का क्या अर्थ होता है? नहीं पता है? हेय शब्द का अर्थ होता है तुच्छ, निकृष्ट, ठीक है। समाज भी उन्हें हेय दृष्टि से देखता है, पूर्ण विराम। पाठ के इस कथ्य को देखते हुए, पाठ के इस कथ्य, क आधा थ य, यानी क थ य संयुक्त, मैंने बताया था ना किस तरह से पढ़ा जाता है, उच्चारण किया जाता है, थ य संयुक्त मतलब आधा थ य। इस पाठ के इस कथ्य को देखते हुए, सिंगल इन्वर्टेड कोमा यानी एकल उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत आप लिखिए, दुख का अधिकार शीर्षक पूर्णतः सार्थक सिद्ध होता है। पाठ के इस कथ्य को देखते हुए दुख का अधिकार शीर्षक पूर्णतः सार्थक सिद्ध होता है। हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आशय स्पष्ट कीजिए। हेडिंग ऊपर दीजिए, आशय स्पष्ट करें, आशय स्पष्ट करें। इस आशय स्पष्ट करने का भी जो ये है मार्क्स है, ये आपका 2 मार्क्स का आता है, ब्रैकेट में लिख लीजिए 2 अंक, 2 अंक, यानी आशय स्पष्ट भी आपका 2 अंक का होता है। चलिए पहला है उसको लिखिए, जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को
जैसे वायु की लहरें, पहला आशय है, जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिरने देती है। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिरने देती हैं, कौमा, भूमि पर नहीं गिरने देती हैं, कौमा, उसी तरह खास परिस्थितियों में, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रहती है। उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रहती है। पूर्ण विराम। हो गया? लिख लिए बच्चों प्रश्न? पोशाक हमें, हाँ चलिए लिखिए। एक बार तुम लोग बताओ, जैसे कटी हुई पतंग को तुम लोगों ने देखा आसमान में? देखे हो? हाँ, तो यस, तो जो पतंग कट जाती है उसको देखोगे तुम लोग कि वो अचानक पृथ्वी पर तुरंत नहीं गिरती है, वो बड़ी ही धीमी गति में धीरे धीरे, यानी हवा की लहरें, हवा का दबाव उसे जिस दिशा में ले जाती है वो उस दिशा में हवा के साथ उड़ती हुई चली जाती है। और अंत में क्या होता है कि जब हवा का दबाव पूरी तरह से उस पतंग पर पड़ने लगती है, तब वो क्या होता है कि नीचे गिरने लगती है धीरे धीरे, और अचानक अंत में आकर नीचे गिर जाती है। तो यहाँ कह रहे हैं लेखक, जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिरने देती है, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रहती है। ये कथन पोशाक के संदर्भ में बताया गया है। अब इस पाठ में, दुख अधिकार पाठ में, लेखक जो है बहुत बढ़िया, बहुत कीमती पोशाक पहन तो लिए हैं, और वो रास्ते में देख रहे हैं कि एक वृद्धा महिला, एक बूढ़ी स्त्री अपने घुटनों को सिर में छिपाए हुए, अपने सिर को घुटनों में छिपाए हुए रो रही है फफक फफक कर, और उसके सामने पूरा खरबूजे का एक टुकड़ी रखा हुआ है। देखकर ऐसा लग रहा है कि वो बाजार में खरबूजे बेचने आई है, मगर घुटनों में सिर झुकाकर, सिर को एकदम ऐसे घुटनों के अंदर छिपा ली है और रो रही है। ये देखकर लेखक बहुत दुखी हुए और वो सोचने लगे कि काश आज मैं इतनी कीमती पोशाक नहीं पहना रहता तो इस स्त्री के पास बैठकर उसके दुख दर्द को बांट सकता था, पूछ सकता था कि आखिर वो क्या परेशानी है, किस लिए रो रही है, क्या उसे दुख है। लेकिन लेखक कह रहे हैं कि जो मेरी पोशाक थी वो मुझे बाधा उत्पन्न कर रही थी कि मैं उस स्त्री के पास बैठकर उसके दुख को जान सकूं, समझ सकूं और उसे पूछ सकूं। तो इस पोशाक के कारण ही लेखक वहां बैठ सकने में अपने आप को असमर्थ पा रहे थे। तो यहाँ वही लेखक कह रहे हैं कि जैसे वायु की लहरें अचानक किसी भी पतंग को जमीन पर नहीं गिरने देती, उसी तरह कोई भी मनुष्य हमारे समाज में अपने एक निश्चित वर्ग में रहता है। जब वो देखता है कि हाँ हम पढ़े लिखे हैं, अच्छे वस्त्र पहने हुए हैं, तो ऐसी परिस्थिति में वो उसकी जहां तहां उसकी इच्छा होती है तो वहां बैठ नहीं सकता है। ना तो बैठ सकता है, ना तो किसी से अचानक बैठकर कहीं बात कर सकता है, क्योंकि उसके लिए सही जगह और सही मौके की आवश्यकता पड़ती है। बात आई समझ में बच्चों? हाँ हाँ, चलिए लिखिए। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से लेखक, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से लेखक समाज में व्याप्त, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से लेखक समाज में व्याप्त, समाज में व्याप्त दोगलेपन को उजागर करता है। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से लेखक समाज में व्याप्त दोगलेपन को उजागर करता है। दोगलेपन का क्या अर्थ होता है? दोहरा व्यवहार, जो दो तरह का व्यवहार करता है, मुंह पर कुछ और पीठ पीछे कुछ और, उस तरह के व्यवहार को कहते हैं दोगलेपन। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से लेखक समाज में व्याप्त दोगलेपन को उजागर करता है। पूर्ण विराम। लेखक के अनुसार कौमा, लेखक के अनुसार कौमा समाज, लेखक के अनुसार कौमा पोशाकें समाज को, पोशाकें समाज को अलग अलग श्रेणियों में विभाजित करती है।